अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन साइकिल। हम कार्बन साइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल को डिटेल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन साइकिल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जैसा कि हमको पता है कि कार्बन एक एलिमेंट है और साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके किसी और पोजीशन पे जाना, वहाँ से किसी और पोजीशन पे जाना। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो अपनी ए पोजीशन पे मौजूद थी, वहाँ से वो बी पोजीशन पे गई, वहाँ से वो सी पोजीशन पे गई एंड सो ऑन, फिर वो घूम फिर के वापस ए पोजीशन पे आ गई और फिर बी पे, फिर सी पे। तो ये जो मूवमेंट है साइकिल फॉर्म में, एक सर्कल फॉर्म में मूवमेंट है, इसको क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो हम कार्बन साइकिल की एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन ये क्रिएट कर सकते हैं। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। ठीक हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट इन मैनी फॉर्म्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थ का गैसुअस पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। कि जो भी ये हवा है ज़मीन के अंदर, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, ये क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये गैसेस का मजमूआ क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। उसके बाद वहाँ से वो जाती है ओशंस में लिक्विड फॉर्म में, वहाँ से वो चली जाती है बायोस्फीयर में, मतलब ये कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में उसको जानदार खा लेते हैं। वहाँ से फिर वो जियोस्फीयर में चली जाती है, पत्थरों का हिस्सा बन जाती है, जैसा कि ये मार्बल है, कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाली चीज़ें, उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एज द कार्बन साइकिल। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, जो कि द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन, बायोस्फेयर एंड जियोस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल. A carbon cycle can be divided into biological components and geological components. कार्बन साइकिल जो है वो दो किस्म के अज्जा, दो किस्म के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक है बायोलॉजिकल कंपोनेंट और एक है जियोलॉजिकल कंपोनेंट। मतलब ये कि कार्बन साइकिल जो है वो जानदारों का भी एक साइकिल है और बेजान चीज़ों का भी एक साइकिल है। कार्बन जो है वो जानदारों में भी एक साइकिल के तौर पे मूव करती है और बेजान चीज़ों में भी एक साइकिल के तौर पर मूव करती है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। इम्पोर्टेंस क्या मतलब कि हम कार्बन साइकिल को पढ़ते क्यों हैं? वाई वी स्टडी कार्बन साइकिल? ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। कार्बन इज़ द फोर्थ अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन जो है वो फोर्थ अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, और इस यूनिवर्स में, इस अर्थ के अंदर ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तमाम पौधे अपने फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम सांस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब पौधे सांस लेते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो तमाम पौधे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो रुक जाएगा। और फोटोसिंथेसिस के अमल के नतीजे में क्या पैदा होती थी? ऑक्सीजन पैदा होती थी, जो कि ह्यूमन इस्तेमाल करते थे। इस तरह प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह लाइफ ही कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए कार्बन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थ का। इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस डिफाइंस वेदर अ मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक। अच्छा, मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे, अगर एब्सेंट है तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कार्बन ख़त्म हो जाए तो इस दुनिया पर
जो लाइफ है वो ही कोलैप्स कर जाए। उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। जैसा कि नाम से जाहिर है, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल का मतलब ये है कि ये कार्बन साइकिल या कार्बन की मूवमेंट जानदारों के अंदर होगी। ठीक है, जानदारों के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। ये दो प्रोसेसेस आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन मूवमेंट एंड फॉर्म्स बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो है वो दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन की मूवमेंट के लिए इन अ कार्बन साइकिल। अब हम ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, पौधों के अंदर होता है, ग्रीन एल्गी के अंदर भी होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको इनहेल करते हैं, उसको अपने स्टोमेटा के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए जो है वो अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे एक पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उसकी मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में जो शुगर्स पैदा होती हैं और ऑक्सीजन पैदा होती है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल और एनिमल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का जो कि प्लांट्स में होता है। उसमें क्या हुआ कि कार्बन पकड़ ली प्लांट्स ने और उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में। ठीक हो गया। Virtually all multicellular life on earth depend on the production of sugar from the sunlight and carbon dioxide। तमाम मल्टीसेलुलर लाइफ जो है वो क्या करती है कि जो भी शुगर पैदा होती हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से होती हैं, पौधे पैदा करते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेके फोटोसिंथेसिस का अमल करके वहाँ से क्या शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फल जैसा के होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस शुगर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। ये जो शुगर्स हैं ये फिर क्या होते हैं, ये एनिमल्स खा लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेके उसको शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेस्पिरेशन। इन द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ दीज शुगर्स, ये जो शुगर्स बनी थी इनकी फिर क्या होगी, इनको तोड़ेंगे। जब भी कोई एनिमल्स खाएंगे, ह्यूमन खाएंगे तो वो उसकी ब्रेक डाउन करेंगे उन शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसा कि फल वगैरह खा लेते हैं। तो क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगी नीडेड फॉर देयर मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिसके खाने से, इन शुगर्स के खाने से उनको एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये जो अमल है रेस्पिरेशन क्या है कि मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर द मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है कि शुगर्स को तोड़ के वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर क्या होता है कि एनिमल्स ने ऑक्सीजन ले ली या शुगर्स खा लिए तो वो उस ऑक्सीजन और शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसको गैसुअस फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक दफ़ा इन्वायरमेंट से शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स में गई और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई। वहाँ से फिर बैक कहाँ, वो एनिमल्स ने खा लिए वो तमाम शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स और अगेन क्या प्रोड्यूस कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता रहता है इस दुनिया के अंदर और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये इनमें से एक प्रोसेस भी रुक जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और इस दुनिया में जो लाइफ का प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। जैसा कि ये शो किया गया, रेस्पिरेशन, वहाँ से फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ऑक्सीजन होगी जो कि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है कार्बन साइकिल का जो है जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल।
ये भी बहुत आसान है। होता क्या है कि इन एटमॉस्फेयर इसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वेक एसिड। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है गैसोस फॉर्म में। जब इवेपोरेशन होगी और पानी के कतरात ज़मीन से उठ के हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे उनका रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनेगा। और वो कार्बोनिक एसिड जब बारिश होगी तो वो कार्बोनिक एसिड ज़मीन पर गिरेगा। ठीक है, उसको कहते हैं अर्थ सरफेस पे आना। व्हेन रीचेस द अर्थ सरफेस एज रेन इट रिएक्ट्स विद द मिनरल्स एट द अर्थ सरफेस। वो जब कार्बोनिक एसिड, कार्बन जिसके अंदर मौजूद है, वो बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरी और उसने जब गिरना है तो उस एसिड ने क्या करना है, रिएक्शन करना है किसके साथ, मिनरल्स जो कि अर्थ पर मौजूद होंगे उनके साथ रिएक्शन करना है। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग, स्लोली डिजॉल्व्स द मिनरल्स इनटू देयर कंपोनेंट आइंस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड। अच्छा, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, जब वो कार्बोनिक एसिड जो मैंने पहले बताया वो ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं ज़मीन के अंदर, उनको डिज़ोल्व करके आइंस की शक्ल में ले जाता है। और ये जो प्रोसेस है, वो जो एसिड गिरा मिनरल्स के ऊपर और उसको आइंस में तब्दील किया, इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में था, एटमॉस्फेयर पे से होता हुआ ज़मीन पर आया कार्बोनिक एसिड की सूरत में। वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे उसने मिनरल्स के साथ रिएक्शन करके आइंस में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड फॉर्म में चला गया, जो कि हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर अर्थ का जो है वाटर पार्ट है। द कंपोनेंट आइंस आर कैरिड इन द सरफेस वाटर लाइक स्टीम्स एंड रिवर्स एंड इवेंचुअली टू द ओशंस। वहाँ से होता हुआ वो कहाँ चला जाता है, नदियों में, उसके बाद दरियाओं में और अगेन समंदरों में चला जाता है। वहाँ से क्या होती है, कैल्साइट फार्मेशन, वेयर दे प्रेसिपिटेट आउट एज मिनरल्स लाइक कैल्साइट CaCO3 थ्रू डेपोजिशंस एंड ब्यूरल्स फॉर्म द रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। वहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये जो आइंस थे ये वहाँ पे इकट्ठे होते होते एक कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कैल्साइट। जब ये कैल्साइट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, डेपोजिशंस होती हैं, वहाँ पे दब जाता है तो एक रॉक बन जाती है जिसको कहते हैं लाइमस्टोन। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था, वहाँ से ज़मीन पर गिरा बारिश के ज़रिए, फिर वहाँ पे आके उसने केमिकल वेदरिंग की जहाँ से वो आइंस में तब्दील हुआ। आइंस जो है वो लिक्विड फॉर्म है और वो हाइड्रोस्फेयर में गया, यानी कि वो समंदरों में चले गए। समंदरों में जाते हुए वहाँ पे आइंस इकट्ठे होते होते कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट बना दिया और वहाँ पे जब इनकी डेपोजिशंस हुई तो वो लाइमस्टोन बन गया। अब ये जो लाइमस्टोन है ये जाएगा as the sea floor carbon is pushed deeper in the earth by tectonic forces and heat melts। होता ये है कि ये जो कैल्साइट बना है या ये लाइमस्टोन बना है, ये वहाँ पे इकट्ठा होता रहा और टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जिनके ज़रिए ज़मीन जो है वो मूवमेंट होती है या ज़मीन के अंदर कोई खला पैदा होती है, जैसा कि ज़लज़ले वगैरह आते हैं, तो वहाँ उन फोर्सेस के ज़रिए वो जो पत्थर बना था लाइमस्टोन वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। ठीक है, वो ज़मीन के अंदर धंसता है और नीचे जब वो हीट अप होता है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो वो अगेन क्या करता है, उसके फटने से, जैसा कि कोई जो है वो वोल्केनिक करप्शन होती है, जैसा कि और उस वोल्केनिक eruption के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है पानी में से बाहर बुलबुलों की सूरत में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म की सूरत में अगेन कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। वोल्केनिक eruptions क्या होती हैं, वोल्केनिक eruptions आतिशफिशां होते हैं, जैसे ज़मीन से फट के कोई पहाड़ पिघलता है, उसके अंदर लावा बनता है और वो बाहर निकलता है, और इस तरह ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है एटमॉस्फेयर से अर्थ पर, अर्थ से हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से कैल्साइट फार्मेशन, फिर वापस एटमॉस्फेयर। तो ये था जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। जियोलॉजिकल मतलब जो कि जानदार नहीं है, और बायोलॉजिकल का मतलब जो कि जानदार है। ठीक है, और ये साइकिल भी बनाया गया है, इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है।
तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कमेंट और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।